Class 11th Business Studies Part 1 Chapter 2 Forms of Business Organization. Today we are going to study Joint Stock Company. आपने बहुत सी ना कंपनीज के नेम सुने होंगे, ठीक है, राइट, जैसे मारुति, रिलायंस, टाटा कंपनी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन कंपनीज को कौन ओन करता है? ठीक है, कौन चलाता है इन कंपनीज को, कौन इसका ओनर है? ठीक है, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है इनकी, कितनी सेल्स ये कर लेते हैं? ठीक है, तो अगर आप इन कंपनीज के बारे में सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने लार्ज स्केल पे इनके ऑपरेशंस होते हैं, कि कितने लार्ज स्केल पे काम करते हैं। ठीक है, इनकी सेल्स कितनी ज़्यादा होती है, इनकी ऑपरेशंस कितनी कंट्री में स्प्रेड होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल है सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से कितने लार्ज स्केल पे काम करना एंड इतनी लार्ज अमाउंट में फंड्स लगाना? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये कैसे मैनेज की जाती है? तो देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैन पावर लगती है, राइट। इसके ऑपरेशन लार्ज स्केल पे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज में जो है ये ऑपरेट कर रही होती है। एंड इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन थी तो उसकी जगह क्या आई? पार्टनरशिप आई। ठीक है, क्या लिमिटेशन थी? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन जो है कैपिटल लगाता था तो वो तो बहुत लिमिटेड हो जाती थी। ठीक है, जो भी काम करता था वो एक ही बंदा करता था, राइट। जो भी क्या कहते हैं रिस्क होता था वो उसी पर्सन को फेस करना होता था। उसी की वजह से तो पार्टनरशिप आई कि अब क्या होगा, कम से कम एक बंदा जो है वो ये सारी चीज़ें ना करके कुछ बंदे कर लेंगे। ठीक है, बट फिर पार्टनरशिप की भी लिमिटेशन थी कि पार्टनरशिप में भी जो मैक्सिमम मेंबर है वहाँ 20 हो सकते थे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मान लो पार्टनरशिप में भी अगर 20 मेंबर्स होंगे तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। बट अगर किसी को बहुत लार्ज अमाउंट पे काम करना हो और ज़्यादा स्केल पे काम करना हो तो वो क्या करे? ठीक है, तो चलो अगर पार्टनर ने कैपिटल दे भी दी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल दे भी दी, तो फिर इनको डर होता था कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, कोई लोन ले लिया, तो लॉस तो सभी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, राइट। या कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी तो यूज़ किया जाता था वहाँ पे करने के लिए। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। अब आप कहोगे, आप मैं बार बार ये बोल रही हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी? तो देखो, ये क्या होता है, ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ठीक है, इस बिजनेस में। और जो कैपिटल होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, ठीक है, जितनी वो करना चाहते हैं उतनी वो जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। ठीक है, उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि आपको 1 लाख रुपीज़ लेके आने, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेंबर्स आएंगे, जो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, वो अपनी मर्जी से जो है जितने भी अमाउंट उनको लाना है वो ला के कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और वो इसके क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो उसके मेंबर्स बन जाएंगे। अब जो कैपिटल होती है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, देखो कंपनी में ना लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है, हम सबको पता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कंपनी में जो है हम 10 करोड़ रुपीज़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, हम है ना इतने लार्ज स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं, हम 10 करोड़ रुपीज़ लगाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो 10 करोड़ की कैपिटल है ना, ये तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, ये तो बिजनेस में लगेगा। अब ये जो है 10 करोड़ रुपीज़, ये 1% तो लाएगा ही नहीं, 2% भी नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक 20% जो होते हैं ना वो भी नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 करोड़ के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? मैं कहूँगी यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं 1 करोड़ यूनिट ले रही हूँ, ठीक है, और 10 रुपये की एक यूनिट है मेरी। तो 1 करोड़ को जब हम 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 करोड़ आ जाएगा। और 10 करोड़ ही तो हमारी कैपिटल थी। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ है इसको हम बोलते हैं, 1 करोड़ जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे, और ये जो 10 है ये क्या है? ये 10 रुपीज़ है, मतलब एक शेयर 10 रुपये का है। तो अगर मान लो लोग जो है पैसे लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 10 करोड़ रुपये बन जाएगा।
अब यहाँ पे मेंबर है ना, कितने भी शेयर्स ले सकते हैं। अगर किसी मेंबर को 5 चाहिए तो 5 ले लो, 10 शेयर्स चाहिए तो 10 शेयर्स ले लो, ठीक है। 5 शेयर्स ले लो आप, ठीक है, इंटू 10 रुपीज़ का एक है, तो आप हमें कितने ले जाओ, 50 रुपीज़ दे जाओ, ठीक है। तो ऐसे जो है यहाँ पे वर्किंग चलती है। इसमें इससे क्या होगा कि मतलब कि पर्सनस पे बर्डन नहीं आएगा कैपिटल का, ठीक है, लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब देखो, जो कंपनी होती है ना, कंपनी के ऊपर क्या लगता है, एक एक्ट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं। और ये जो एक्ट है ना, ये डिफाइन करता है कंपनी को कि कंपनी क्या है, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन वो क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको क्या है, लॉ क्रिएट करता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विद परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये जो है, ये कंपनी एक्ट ने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अब ये जो टर्म्स आई है ना, ये हम इसके फीचर्स में पढ़ेंगे, राइट। आई होप आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि कंपनी होती क्या है। देखो यहाँ पे ना कुछ एक टर्म्स हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए हमें चीज़ें। अब आता है, दिस टाइप ऑफ अ कंपनी नीड्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये बोलता है कि इस टाइप ऑफ जो कंपनी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है। ये तो हम पढ़ चुके। द टोटल कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। ये बोलता है कि जो टोटल कैपिटल होती है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी की, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो शेयर कैपिटल होती है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, शेयर होल्डर्स कौन होता है, जो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फंड्स प्रोवाइड करेगा, और बदले में क्या करेगा, प्रॉफिट पे अपना शेयर ले लेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि शेयर होल्डर्स ही होते हैं, तो डायरेक्टर कौन होते हैं। तो देखो, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये कंट्री के किसी भी पार्ट से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर होल्डर झारखंड का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, कोई गुड़गांव का है, कोई कहाँ से आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, ठीक है। और मान लो कंपनी जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो बताओ, क्या ये शेयर होल्डर्स तो इतने दूर है और कंपनी कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो क्या ये मैनेज कर पाएंगे, क्या ये डे टू डे एक्टिविटीज को देख पाएंगे, नहीं। तो फिर क्या होगा, ये जो शेयर होल्डर्स होंगे, ये क्या करेंगे, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करता है, उसको रन करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो, डायरेक्टर का रोल क्या होता है, ये क्या करेंगे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि उनके साथ क्या है, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है। जो भी कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उसको ये पूरी करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि क्या कंपनी जो है वो लॉ के अंडर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स क्लियर हो गया, डायरेक्टर क्लियर हो गया। अब आएगा एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। सो एम्प्लॉयज़ हु वर्क बट आर लीगली नॉट अ पार्ट ऑफ कंपनी। ये कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं, बट ये क्या करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी फॉर्म में होती है, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जनरली कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड कैन बी डिजोल्व ओनली बाय लॉ। तो एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश भी लॉ के अंडर होती है, और डिसोल्व मतलब खत्म भी लॉ के अंडर ही होती है, ठीक है। पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो पर्सन कंपनी के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स होते हैं वो कंपनी का। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स विच मीन्स इवन इफ इट्स मेंबर्स डाई द कंपनी रिमेन इट्स एग्जिस्टेंस। ये बोल रहा है कि ये जो बिजनेस होता है, इसका अपना ही लीगल क्या होती है, एग्जिस्टेंस होती है, अपनी लीगल एंटिटी होती है। जो मेंबर्स होते हैं ना, उनसे अलग होती है, मतलब मेंबर्स अलग होंगे और कंपनी क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेंबर्स की डेथ भी होगी ना, तो कंपनी में उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कंपनी फिर भी चलती रहेगी।
These forms of business organization generally require huge capital investment which is contributed by its members. तो इस business organization में काफ़ी large amount of investment लगती है जो कि कौन contribute करेगा, members करेंगे. The total capital of a joint stock company is called share capital. जो total capital होती है joint stock company की उसको हम share capital बोलते हैं, और जो share capital होती है इसको हम units में divide कर देते हैं. ठीक है, उस unit को हम क्या बोलते हैं, shares बोलते हैं. Thus every member has some shares in the business depending upon the amount of capital contributed by him. तो जो मेंबर्स होंगे उनके पास कुछ शेयर्स होंगे, वो डिपेंड करेगा उन्होंने कितने शेयर्स जो हैं वो परचेज करे हैं कंपनी के. हेंस मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स. तो मेंबर्स को ही हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था उसने जो है वो डेफिनेशन दी थी, वो ये है, द एक्ट डिफाइंस अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. तो इस एक्ट ने बोला था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट करा है. ठीक है, कैसा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्या है, क्रिएट करी गई है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसकी खुद की एक एंटिटी होती है, खुद की पहचान होती है. ठीक है, विद परपिचुअल सक्सेशन. परपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स चाहे आए इसके अंदर या जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी. ठीक है, एंड अ कॉमन सील, और कंपनी की कॉमन सील होती है. कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं. ठीक है, सील का मतलब होता है कैसी, स्टैम्प. ठीक है, अगर मान लो कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, पेपर्स पे अपने नाम की क्या कर देगी, स्टैम्प लगा देगी. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला आता है लीगल फॉर्मेशन, मतलब कंपनी को लीगल तरीके से बनाया जाएगा. ठीक है, इसका फॉर्मेशन लीगली होगा. अब देखो, नो सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड कॉल इट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये बोलता है कोई भी सिंगल इंडिविजुअल अगर आ गया या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस करते हैं और वो ये बोलें कि हम अपने बिजनेस को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, वो लॉ के अंडर जो है वो क्या करी जाती है, फॉर्मुलेट करी जाती है, उसको लॉ के अंडर बनाया जाता है, रजिस्टर्ड करा जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है. तो देखो, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट हैज रजिस्टर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन कंपनी एक्ट. ये बोलता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एग्जिस्टेंस में तब आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जब कंपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगी, उसके बाद उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा. किसके अंडर होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर. ठीक है, तो कंपनी को लीगल तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है. सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन. तो देखो, जैसे कि हम लिविंग बीइंग है, ठीक है, हमारा क्या होता है, हमारा बर्थ होता है, हमारी फिर ग्रोथ होती है. ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारी डेथ होती है. ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन हमारा जो ये प्रोसेस है नेचुरल तरीके से चलता है. लेकिन कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं होती. कंपनी क्या होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है. आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, जिसको हम बनाते हैं. ठीक है, तो देखो, जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल हु टेक बर्थ, ग्रोज, एंटर्स इनटू रिलेशनशिप एंड डाइज, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टेक बर्थ, ग्रो, एंटर्स इनटू रिलेशनशिप एंड डाइज. तो जैसे कि इंडिविजुअल का बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, वो कुछ रिलेशनशिप्स में आता है, उसकी डेथ होती है, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ भी होता है. बट इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस एंड डेथ आर रेगुलेटेड बाय लॉ एंड इट डज नॉट पोजेस फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन. क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है या फिर इसकी जो डेथ होगी वो लॉ के द्वारा होगी. ठीक है, अगर ये बनेगी तो भी लॉ के अंडर बनेगी, अगर ये खत्म होगी तो भी क्या है, लॉ के अंडर ही बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो, अब कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, तो देखो, कंपनी क्या होगी, कंपनी एक अलग एंटिटी होगी और जो इसके मेंबर्स होंगे वो अलग होंगे. ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे. सो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी हैज एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर से अलग होगा. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट एनी लॉफुल बिजनेस इन इट्स नेम. ये बोल रहा है कि जो कंपनी है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी भी ले सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है अपने नेम से. ठीक है, कंपनी का भी खुद का क्या होगा, नेम होगा. इट कैन स्यू
एंड कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कंपनी जो है वो किसी पे केस कर भी सकती है और कोई भी पर्सन जो है वो कंपनी पे केस कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी अलग है और बाकी जो लोग होते हैं वो अलग है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? देखो, सील का मतलब होता है स्टैंप, मतलब कंपनी की अपनी क्या होगी? स्टैंप होगी, ठीक है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी आती है और वो पर्सन भी है। तो बताओ वो साइन कैसे करेगी कंपनी? अगर मान लो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है तो उसके लिए तो साइन करने पड़ते हैं, तो कंपनी कैसे साइन करेगी? तो देखो, कंपनी की क्या होगी? कॉमन सील होगी, कंपनी की अपनी स्टैंप होगी। अगर वो स्टैंप जो है उन पेपर्स पे लग गई, इसका मतलब कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है। सो एवरी कंपनी बाय लॉ मस्ट हैव अ कॉमन सील। तो हर कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील, अपनी स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है, जिस स्टैंप पे उस कंपनी का नेम जो है वो लिखा हुआ हो। द कंपनी सील कैन सर्व एज इट सिग्नेचर। जो कंपनी की सील है वो कंपनी के सिग्नेचर के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। मतलब जितने शेयर्स उन्होंने परचेज करे हैं, सपोज मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं 100 और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ कितने तक की होगी? 100 इंटू 10, मतलब 1000 रुपीज़ तक की लाइबिलिटी है मेरी। मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ देने होंगे, उससे ज़्यादा मैं एक अमाउंट जो है वो कंपनी को नहीं दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उनको जो है क्या चीज़ देनी होती है? जो वैल्यू होती है ना, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब जितनी वैल्यू उन्होंने पे नहीं करी है उतनी ही देनी होती है, उससे ज़्यादा उनको कोई अमाउंट नहीं देनी होती है। देन आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे कंपनी के, वो अपने शेयर्स को जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम मेंबरशिप की बात करें कि कितने मेंबर्स जो है कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, तो देखो 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की केस में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। बट पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, कि कंपनी को संभालेगा कौन? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपनी को कौन संभालता है? डायरेक्टर संभालते हैं, ठीक है। सो देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रहेगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से रहेगा, फ्रीडम वाले तरीके से रहेगा। इवन दो द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, हालांकि जो शेयर होल्डर्स है वो ओनर है कंपनी के, ठीक है, उन्होंने अपने पैसे दिए कंपनी को, ठीक है, बट वो क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट प्रोसेस में। पार्टिसिपेट कौन करेगा मैनेजमेंट में? डायरेक्टर, ठीक है। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स नोन एज डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है कैपिटल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो चाहिए होती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होती है। अब आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये बोलता है कि देखो, कंपनी के अंदर ओनरशिप किसी और पर्सन की होती है और मेंबरशिप किसी मैनेजमेंट जो है वो कोई और पर्सन संभालता है। ओनरशिप किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, और मैनेजमेंट किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। सो द शेयर होल्डर्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द एवरीडे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते एवरीडे अफेयर्स ऑफ द कंपनी में। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो क्या होंगे? Who with the help of manager and employees manage the company। ये मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ की हेल्प से कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आने के फायदे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, हम जो पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उसमें जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो लगता था, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है हम रेज कर सकते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो ले सकती है, कैसे? छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। जितना अमाउंट उन्होंने क्या करा है, कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल का, से उतना ही अमाउंट उनको देना पड़ेगा, उससे एक्स्ट्रा जो है वो कोई पैसा जो है कंपनी को नहीं देंगे। फिर आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब
क्या हो गया, कंपनी में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लगते हैं, ठीक है, और क्या लगती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैन पावर लगती है। तो इनकी हेल्प से जो है हम लार्ज स्केल ऑपरेशन या फिर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनीज टू हैव लार्ज स्केल प्रोडक्शन, राइट। इट एनेबल्स द कंपनी टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एंड एट लो कॉस्ट। इससे क्या होगा, कंपनी एफिशिएंटली मतलब एक अच्छे तरीके से और कम कॉस्ट पे जो है प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आता है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये बोलता है कि जो कंपनी है ना वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, ठीक है, ये क्या करती है, काम करती है। कैसे, अब देखो, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बनेगी, ये क्या होती है, काफ़ी लार्ज स्केल पे काम करती है। लार्ज स्केल पे क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, तो लार्ज स्केल पे मैन पावर भी तो चाहिए होगी, ठीक है, लेबर भी तो चाहिए होगी। तो ये क्या करती है, ये काफ़ी सारे लोगों को इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज स्केल of people. It facilitates promotion of various ancillary industries, trade and auxiliary to trade. Sometimes it also donate money towards education, health and community service. तो बोलता है काफ़ी टाइम जो है कंपनी डोनेशन भी देती है, किसको, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और हमारी कम्युनिटी की सर्विस के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी के लिए क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है कंपनी में वो कौन संभालेगा, डायरेक्टर संभालेंगे, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं होते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छी जो है वो बिजनेस की नॉलेज होती है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स होती है, ठीक है, और क्या होते हैं, एक एक्सपर्टाइज होती है, ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी जो है प्रोफेशनल तरीके से जो है मैनेज करी जाती है। सो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड डेमोक्रेटली बाय द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। तो जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होती है और डायरेक्टर्स को जो है इलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स करते हैं। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बोलते हैं, ठीक है। ये मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर्स को, मतलब कंपनी के कामकाज को, और अकाउंटेबल होते हैं टू द मेंबर्स, ठीक है। और जो भी ये काम करेंगे, जो भी मैनेज करेंगे ना कंपनी को, वो उसका जो, अगर ये आंसरेबल किसको होते हैं, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर इनसे जवाब मांगते हैं कि आपने क्या कुछ किया, कैसे मैनेज किया कंपनी को, तो उनको जवाब देना होता है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। सो मेंबर्स इलेक्ट कैपेबल पर्सन हैविंग साउंड फाइनेंशियल, लीगल एंड बिजनेस नॉलेज टू द बोर्ड सो दैट दे कैन मैनेज द कंपनी एफिशिएंटली। ये बोल रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो कैपेबल पर्सन को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिनके पास क्या होती है, एक अच्छी फाइनेंशियल, लीगल, बिजनेस नॉलेज होती है, ठीक है, जिससे कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो सके, मैनेज हो सके। सो ये क्या थे, ये कुछ एडवांटेज थे किसके, जॉइंट स्टॉक कंपनी के। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में आने के क्या क्या होते हैं, अब लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कमियां हैं इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। पहला आता है डिफ़िकल्ट टू फॉर्म। देखो, इसको बनाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। दी फॉर्मेशन जो होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो एक अपने आप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, ठीक है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करनी पड़ती है उसको बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए होता है, कई बार हमें सर्विसेज लेनी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, ठीक है। तो जो कॉस्ट हो जाती है वो भी हाई हो जाती है और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी क्या होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। सो देखो, द फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, कि इसको बनाना और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अ नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। तो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले बहुत से लीगल डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज जो है हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके लिए इट रिक्वायर्स द services of specialists such as chartered accountant, company secretaries. Therefore cost of formation of company is very high. तो इसके लिए हमें काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो, जो स्टॉक कंपनी में है ना, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। कैसे, जॉइंट स्टॉक कंपनी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू कंपनीज एक्ट एंड अदर इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, पर्टिकुलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अडेयर to various legal formalities as provided in the Companies Act and other legislation. Non-compliance with this invites heavy penalty. This affects the smooth functioning of companies. तो ये बोल रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर जो है वो चलाया जाता है,
ठीक है। और इस एक्ट में जो है काफ़ी सारे क्या लिख रखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं जिसको कंपनीज को पूरा करना होता है। फॉर्मेलिटीज़ को कंपनी को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। और अगर आप इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करोगे तो आपको एक हैवी अमाउंट में पेनल्टी देनी होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कंपनी की जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है, कि जो डिसीजंस है उसको लेने में क्या हो जाती है, देर हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जनरली पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंपनी का जो बोर्ड बनता है, ठीक है, जो एक बोर्ड बनता है उसमें लिए जाते हैं, ठीक है। फर्दर द कंपनी हैज़ टू फुलफिल सर्टेन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंपनी को कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होती है। और ये जो प्रोसीजर है ना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हर एक बोर्ड के हर एक मेंबर को बुलाना, उनको नोटिस देना, ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, टॉपिक लिखना, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में, तो अपने अपने टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इससे जो होता है डिसीजंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ये बोल रहा है कि जो पावर होती है ना, ठीक है, और जो वेल्थ होती है, ठीक है, वो कुछ ही लोगों के पास होती है। देखो, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ह्यूज रिसोर्सेज जो है वो लगते हैं, ठीक है। दिस गिव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर पावर टू पर्सन हु मैनेज द कंपनी। इसकी वजह से देखो, कंपनी को रन कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स के पास क्या कुछ पावर आ जाती है, और अगर उन्होंने उस पावर का गलत यूज़ किया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, जो कंज्यूमर तक जाएंगे उससे उनको एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो पावर होती है वो कुछ ही हाथ में होती है, तो उस पावर का क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। अब आता है कंट्रोल बाय अ ग्रुप। ये बोल रहा है कि जो कंपनी है उसको कंट्रोल कौन करता है, एक ग्रुप करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बोलता है दिस में बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर वाइडली डिस्पर्स, इग्नोरेंस, इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन, दस द डेमोक्रेटिक वर्च्यूज ऑफ द कंपनी डू नॉट रियली एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस। ये बोला शेयर होल्डर्स जो है वो वाइडली डिस्पर्स होते हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, ठीक है, और उन तक जो है वो कुछ बातें जो है वो नहीं पहुंच पाती है कंपनी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो है वो कंपनी जो है वो क्या होती है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, हमने दो चीज़ पढ़ी थी कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर्स के पास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो सेपरेशन है, इसकी वजह से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। सो देयर में बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। द एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, कंज्यूमर डिजायर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइजेस, एंड शेयर होल्डर वॉन्ट हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंक्रीज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये बोलते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, उनको एक हाई सैलरी चाहिए होती है, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं कम प्राइजेस में, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, हाई प्रॉफिट चाहिए होते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो इससे क्या होगा, इससे अब हर किसी के इंटरेस्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, हर एक पर्सन को कोई ना कोई अलग अलग चीज़ चाहिए। तो इसकी वजह से जो है कई बार क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर किसी को जो है वो सेटिस्फाई करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन का जो है इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे। तो ये कुछ जो है वो लिमिटेशंस है कंपनी की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें दो आती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, दिस कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन ₹1 लाख। ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम जो है वो 2 इंडिविजुअल हमें चाहिए होते हैं, मतलब 2 तो मेंबर होने चाहिए मिनिमम इसमें, ठीक है। जो मिनिमम कैपिटल है वो इसमें 1 लाख रुपीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। और एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 द टोटल मेंबरशिप ऑफ दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सीड 200। 200 लोग से ज़्यादा जो है
वो इस कंपनी के मेंबर जो है नहीं बन सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप 200 जो है वो मेंबर्स को लेके आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। द शेयर्स अलॉटेड टू इट्स मेंबर्स आर ऑल्सो नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल बिटवीन देम। मेंबर्स को जो भी शेयर्स मिलेंगे वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और पर्सन को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दीज कंपनीज आर नॉट अलाउड टू रेज मनी फ्रॉम दी पब्लिक थ्रू ओपन इन्विटेशन। ये जो कंपनीज होती है जनरली, ये जो कैपिटल होती है वो अपने नियर एंड डियर जो होते हैं, जो आसपास के फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, उनसे ही जो है मनी रेस करते हैं। ये लोग जो है वो ओपन इन्विटेशन जो है मार्केट में जाके इन्विटेशन नहीं निकालते हैं अपने शेयर्स का, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू यूज़ प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर देयर नेम्स। इन कंपनीज को जो है वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से, कंबाइंड मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ओरिकोम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज हैं इनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, जो कि ज़रूरी है लिखना। फिर आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, तो देखो पब्लिक कंपनी वो होगी जिसमें मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसमें 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने ही मेंबर्स ला सकते हो, नो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं। द शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो भी शेयर्स मेंबर्स को मिलेंगे वो उसको फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो, ठीक है। These companies can raise funds from general public through open invitations by selling its shares or accepting fixed deposit. ये जो कंपनी है ये ओपन मार्केट में जाके अपने शेयर्स को सेल कर सकती है, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। These companies are required to write either public limited or limited after their names. पब्लिक कंपनीज को अपने नाम के पीछे या तो पब्लिक लिमिटेड लगाना होता है या ओनली लिमिटेड वर्ड लगाना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इस कंपनीज का कौन से हैं, जैसे Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड। अब Hyundai वालों ने क्या करके अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा रखा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, झंडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो ये जो पब्लिक कंपनीज है इनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड या फिर पब्लिक लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहला आता है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो है ज़रूरी है और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स ज़रूरी है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज़। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है, किसी और पर्सन को, और पब्लिक कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, शेयर्स किसी और पर्सन को। नेम, प्राइवेट कंपनी को अपने नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है और पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे या तो वर्ड लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है या पब्लिक लिमिटेड। नेक्स्ट आता है इनविटेशन। प्राइवेट कंपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है इनवाइट नहीं कर सकती है, वो ओपन मार्केट में जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं निकाल सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी की बात करें, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन निकाल सकती है पब्लिक में जाके। फिर आता है कंप्लाइंसेस। कंप्लाइंसेस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनमें थोड़ी बहुत फ्यू कंप्लाइंसेस होती है, ठीक है, लीगल कंप्लाइंसेस, और जो पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस आपको पूरी करनी होती है।